बड़ी खबर लेते हैं इस वक्त की। अखाड़ा परिषद का एक बड़ा फैसला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में अखाड़ा परिषद नहीं होगी शामिल। जी हां, अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने बड़ा बयान इस वक्त दिया है। अखाड़ा परिषद की हंगामी मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि अखाड़ा परिषद ने वीएचपी की धर्म संसद से दूरी बनाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में अखाड़ा परिषद शामिल नहीं होगी। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने बयान दिया है। अखाड़ा परिषद की हंगामी मीटिंग में यह फैसला लिया गया है और अखाड़ा परिषद ने वीएचपी की धर्म संसद से दूरी बनाई है। तो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है विश्व हिंदू परिषद और अखाड़ा परिषद के बीच, जिसकी वजह से धर्म संसद में अखाड़ा परिषद ने दूरी बनाई है। तो बड़ी खबर है, धर्म संसद एक तरफ चल रही है विश्व हिंदू परिषद की और इस संसद में अखाड़ा परिषद शामिल नहीं होगी, दूरी बनाए रखती है। अखाड़ा परिषद ने बड़ा बयान दिया है। ये फैसला लिया गया है कि विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में अखाड़ा परिषद शामिल नहीं होगी, दूरी बनाए रखेगी। और बात करेंगे हज की नई पॉलिसी को लेकर। मरकजी हुकूमत की जानिब से नई हज पॉलिसी को चैलेंज किया गया है। उसकी खिलाफ जो है अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज रखा है और प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स ने नई हज पॉलिसी को चैलेंज किया है। आपको बता दें कि 700 टूर ऑपरेटर्स 50,000 आज़मीन के सफ़र हज का इंतज़ाम करते हैं। बाकी 1.25 लाख आज़मीन की देख रेख हज कमेटियाँ करती हैं। नई हज पॉलिसी के तहत टूर ऑपरेटर्स के टर्नओवर को बढ़ाया गया है। 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 और 5 करोड़ टर्नओवर की शर्त रखी गई है। तो टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि इस शर्त से हाजियों का पैकेज महंगा होगा। और इस सिलसिले में खास बातचीत की न्यूज़ 18 से सलमान एडुकेट ने। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई हज पॉलिसी को चुनौती दी गई है। कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स फिलहाल इस नई हज पॉलिसी से नाखुश हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट सुलेमान साहब। सर, लंबे समय से फिलहाल आप इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, जो हज का कोटा सऊदी अरेबिया इंडिया से हाजी जाते हैं वो 2.25 लाख जाते हैं, जिसमें 1.25 लाख हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाते हैं और 50,000 हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं। ये जो पॉलिसी है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की हज पॉलिसी है अगले 5 साल की, जो सरकार ने निकाली है। फेडरेशन हज पीटी ऑफ इंडिया, जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने ये याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में और उस याचिका में 2 मुख्य पॉइंट हैं जिसके ऊपर आज डिबेट हुआ। एक पॉइंट यह है कि टर्नओवर सरकार ने 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया और दूसरी कैटेगरी के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया। पिछली पॉलिसी में ये यूनिफॉर्मली 1 करोड़ था। 5 गुना और 3 गुना बढ़ाने से जो पैकेज है, जो हाजी को पैकेज लेना पड़ेगा, वो 5 लाख और 6 लाख का हो जाएगा। तो इस कह रही है कि ये स्टडी किया हुआ है, IIT से उन्होंने एक्सपीरियंस इस चीज का किया है और एक्सपीरियंस लेवल पर लोगों को फायदा नहीं दिया जा सकता है। देखिए, सरकार ने अपनी दलील में 2 मुख्य बातें कही हैं। एक कहा है कि एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम मान के ये पॉलिसी बनाई है। अगर हम उनकी बात ही मान लें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से किसी का 5 करोड़ टर्नओवर आपने सीख किया 1 स्टार कैटेगरी में और उसके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है हज करने का, लेकिन उसके पास 5 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ है, तो नीचे कैटेगरी में आ जाएगा। टर्नओवर मांगने से आपने एक्सपीरियंस वाला पॉइंट अपना खुद ही खत्म कर दिया। तो सरकार की पॉलिसी जो है सेल्फ कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे से उनका कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर है। दूसरी बात हमने ये कही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबको बराबर से सीट मिले। तो हमने 5 साल का वो भी फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट को बना के दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात हमारी सुनी, हमारे क्लाइंट की फेडरेशन की, और अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दलीलों से मुतासिर होगी और सेटिस्फाई होगी और हमारे हक में फैसला आएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम प्राइवेट ऑपरेटर्स की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अब देखना यह है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना अहम फैसला सुनाता है। कैमरामैन गौरव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भाई रुख करते हैं धर्म संसद वाली खबर पर। जैसा कि हमने आपको बताया, अखाड़ा परिषद
इस धर्म संसद से दूरी बनाए हुआ है। बड़ा फैसला लिया गया है। महंत नरेंद्र गिरि ने ये कहा कि हम इस धर्म संसद में शामिल नहीं होंगे, हम दूरी बनाए रखेंगे। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है विश्व हिंदू परिषद और धर्म संसद के बीच। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मुश्ताक, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और अखाड़ा परिषद के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह से बड़ा फैसला लिया गया है कि नरेंद्र गिरि ने कहा कि हम इस धर्म संसद से दूर हैं, आज ये फैसला लिया गया और ऐसे में जो है सीएम भी आज पहुंचे, आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जिलानी मैं बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका लगा है। अखाड़ा परिषद ने इस जो बैठक का जो है एक तरह से बाइकॉट किया है और कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे और इन्होंने हंगामी मीटिंग अखाड़ा परिषद की हुई थी, जिसमें ये इत्तेफाक राय से फैसला लिया गया, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक है उसमें अखाड़ा परिषद शामिल नहीं होगा। तो विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका है और एक बहुत बड़ा सेटबैक है वीएचपी के लिए। इससे पहले परम धर्म संसद में कल राम मंदिर का निर्माण की जो है तिथि वो घोषित कर दी गई है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 21 फरवरी से संत जाकर के राम मंदिर की तामीर करेंगे। तो बहुत कुछ वीएचपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, विश्व हिंदू परिषद के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है जो दोस्ती अखाड़ा परिषद में और वीएचपी में पिछले साल कायम हुई थी, वो दोस्ती में कुछ खटास सी पैदा हो गई है। इसकी वजह भी साफ है। देखिए, अखाड़ा परिषद विश्व हिंदू परिषद की सियासत से, खासतौर से वीएचपी से जो उसका लगाव है उससे वो नाखुश है। इसका ये कहना है कि वीएचपी राम मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका निभाए और खासतौर से कोई ठोस कदम उठाए। जिस तरह से परम धर्म संसद में 21 फरवरी को तिथि घोषित कर दी गई है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि वहाँ राम मंदिर की तामीर का शुरू की जाएगी 21 फरवरी से। इसी तरह से वीएचपी भी कोई तारीख निर्धारित करे तो जाहिर है कि अखाड़ा परिषद के इस तरह से बाइकआउट करने से वीएचपी इस मामले में कुछ अलग थलग सी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिलानी ये मुश्ताक अमर, कहीं कुछ सियासी अवामिल तो नहीं है इसके बीच जिस तरह से दूरी बनाए हुए हैं? हालांकि मुद्दा सबका एक है, बात एक ही है, एक ही प्लेटफॉर्म पर वो एक ही बात कर रहे हैं। फिर ये दूरी की वजह क्या उसमें अहम बताई जा रही है, क्या देखने को मिल रही है? जिलानी, बात बिल्कुल आपकी सही है कि सबका जो वो मुद्दा है वो है राम मंदिर की तामीर अयोध्या में होनी चाहिए जी। ये सबका इत्तेफाक है और सब इस पर एक मत हैं। लेकिन बात वही है कि इसको जो है इस पे होड़ ले जाने की कोशिश की जा रही है, सबकत ले जाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है ये सबकत जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद ने कल ले ली है वो तारीख मुकर्रर करके। तो जाहिर है ये चीज़ जो है वीएचपी के हिस्से में आनी चाहिए थी। वीएचपी जो है राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाए हुए है, वही उसे लीड कर रही है। उसका दावा है कि राम मंदिर आंदोलन को लीड कर रही है, उसका नेतृत्व, उसकी क़यादत कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी स्वरूपानंद की परम धर्म संसद ने 21 फरवरी को राम मंदिर में शिलान्यास करने और कार सेवा शुरू करने की जो बात कही है, इससे बहुत सी चीज़ें हाथ से निकल गई। अभी दूसरा जो सीटबैक लगा वो ठीक धर्म संसद शुरू होने से पहले कि अखाड़ा परिषद ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अखाड़ा परिषद में आपको मालूम होगा जिलानी, अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं, 13 प्रमुख अखाड़े हैं और इसमें हजारों साधु संत मौजूद हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद का बाइकआउट करना एक तरह से वीएचपी को तनहा कर देने के बराबर है। तो जाहिर है बहुत बड़ा इस धर्म संसद से पहले वीएचपी ने बहुत कुछ खोया है। अब देखिए इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। मुश्ताक अमर, एक और एक चीज़ आपने सुबह खबर भेजी थी कि जिस तरह से कहा गया कि वज़ीर आला आदित्यनाथ जो है आज सुबह आरएसएस चीफ मोहन भागवत से उन्होंने मुलाकात की। आरएसएस और अखाड़ा परिषद और इस तरफ वज़ीर आला आदित्यनाथ की हम बात करें, वीएचपी बिल्कुल अलग थलग हो रही है। तो क्या सिर्फ वीएचपी को अलग करना है इस प्लेटफॉर्म से? इसमें एक अहम चीज़ क्या निकल के आती है, क्या वजह है? आरएसएस सबकत ले रही है, आप कह रहे हैं कि एक महाराज ने कल ले ली है सबकत। एक तरह से हर कोई पहले कौन वाला खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर पर तवज्जो है या फिर पहले कौन वाला मामला चल रहा है? देखिए ये जिलानी, ये सियासत में सबकत ले जाने का मामला है
और यकीनन ये जो भी सियासत कर रहा है उसका हक बनता है कि वो सबकत ले जाए। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं, इस कुंभ मेले में मौजूद हैं, और अभी चंद मिनट पहले योगी आदित्यनाथ जो हैं वीएचपी के कैंप के सामने से गुजरते हुए गए हैं उनका काफिला, और उनके साथ कोई खास प्रोटोकॉल नहीं था, तो वो एक संत की हैसियत से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं कुंभ में, और वो साधु संतों को मनाने में लास्ट मूवमेंट पे जुटे हुए हैं। मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर वक्त में साधु संतों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो धर्म संसद में आए, ताकि धर्म संसद का जो वकार है और जो इसकी इतनी पब्लिसिटी की गई है, इतनी लंबी चौड़ी तैयारी की गई है, और सरकारी सतह पर भी इसको पूरा सपोर्ट हासिल है। आप समझ लीजिए कि जहाँ का मुख्यमंत्री संत की हैसियत से वो धर्म संसद का जिसने प्रचार किया हो और लोगों को आने की दावत दी हो, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धर्म संसद कितनी अहम है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी स्वरूपानंद का परम धर्म संसद पहले से इनकाद कर लेना और अखाड़ा परिषद का बाइकाट, ये यकीनन एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है, योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए और खुद आरएसएस के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। ये मेरे ख्याल से इसको डैमेज कंट्रोल करने में इन्हें वक्त लगेगा। लेकिन देखना ये है कि आज की जो मीटिंग है, आज की जो धर्म संसद का पहला इजलास है, उसमें इसका कितना असर है, बस चंद ही मिनट की बात है जो धर्म संसद की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए कि आज और कुछ क्या देखने को मिलता है, क्या वाकई डैमेज कंट्रोल होगा या फिर पहले कौन वाला खेल आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। खबर है राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सेंचुरी पूरी कर लिया। जी हाँ, 99 सीट उसने जीते थे। ज़मीनी इंतखाबात में रामगढ़ पर एक सीट पर यहाँ चुनाव हुआ, जिस पर शाफिया ने अपनी जीत दर्ज की, यानी कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। एक सीट जो हासिल की है कांग्रेस ने, उसके बाद 100 सीटें मुकम्मल हो गई है राजस्थान में। तो कांग्रेस की उम्मीदवार शाफिया जुबैर ने 12,228 वोट से कामयाबी हासिल की है। शाफिया ने बीजेपी के सुखवंत सिंह को शिकस्त दी है। शाफिया की जीत के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस अरकान असेंबली की तादाद अब 100 हो गई है। उधर हरियाणा के जैन में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तो हरियाणा के जिंद में बीजेपी आगे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। लेकिन राजस्थान में जो ज़मीनी इंतखाब हुआ है रामगढ़ की असेंबली सीट पर, उस पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कर 100 का आंकड़ा हासिल कर लिया है, यानी सेंचुरी राजस्थान में कांग्रेस की पूरी हो गई है। बहुत ज़्यादा काम मैंने कराए थे, बल्कि सभी लोगों को नाराज़गी रहती थी, मैडम आप सारा काम रामगढ़ ले जाती हैं। ये आम विधायकों की शिकायत रहती थी, बल्कि जो ज्ञानदेव आहूजा यहाँ से विधायक थे वो धरने पे बैठ गए कि ये जिला प्रमुख जो सारा काम रामगढ़ ले जाती है। मैंने कहा आप वहाँ से विधायक हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि विकास मैं कराती हूँ और वोट आप मेरे छीन के ले जाते हो, क्योंकि वो मुझे लगता है उन्हें सोचे बिना समझे जिला परिषद में धरना। पहले तो हम छोटे छोटे कैंप्स लगाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, इससे हट जाए। बल्कि ये गौ तस्करी रामगढ़ से नहीं होती है, आगे से आती है, एक रूट है, रामगढ़ से होके ये आगे कहीं चले जाते हैं। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कामों को रोके जो गैर कानूनी है, और सख्त से सख्त जब पकड़े जाते हैं सख्त से सख्त सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। और जिस थाने के एरिया में ये होगा उस थाने को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उस थाने के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, 100 का आंकड़ा हासिल कर लिया है कांग्रेस ने। हालांकि एक सीट की ये लड़ाई थी, लेकिन इससे बहुत कुछ मैसेज अगले चुनाव के लिए दिया जा सकता है। क्या ऐसी सूरत हाल वहां देखने को मिली इस बार? गोवर्धन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? गोवर्धन, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज एंकर की नहीं। हाँ, गोवर्धन, जिस तरह से रामगढ़ की सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, 100 का आंकड़ा उसने हासिल कर लिया, सेंचुरी बना ली राजस्थान में कांग्रेस ने। ये आज का चुनाव कितना असर करेगा अगले चुनाव पर, आने वाले चुनाव पर, अगर हम पार्लियामेंट चुनाव की अगर हम बात करें? देखिए, रामगढ़ में कांग्रेस की जीत के बहुत से मायने हैं। यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट भी ये मिल गया है, ये कहने के लिए, और 40 दिन सरकार को बने हुए हैं
तो ये रामगढ़ की जो कांग्रेस की जीत है, अब कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इस रामगढ़ की जीत को सरकार के 40 दिन के कामकाज पर जनता के एक रेफरेंडम के तौर पर पेश करेगी और कांग्रेस को ये कहने के लिए मौका जरूर मिल गया है कि उसकी सरकार की नीतियों पर रामगढ़ की जनता ने मोहर लगाई है। दूसरा जो सबसे बड़ा राजनीतिक दृष्टि से ये देखा जाए तो रामगढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी और बीजेपी का जो गाय के नाम पर राजनीति का एक मॉडल है वो एक प्रयोगशाला कही जाती थी रामगढ़। चाहे गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हो, उनका गो तस्करी की जो घटनाएं हुई थी, उनके नाम पर खूब राजनीति रामगढ़ पे हुई थी और रामगढ़ की राजनीति इस गो तस्करी और गाय के नाम के आसपास ही घूमती थी। तो अब जो बीजेपी का काऊ पॉलिटिक्स का मॉडल है उस पर कांग्रेस की रणनीति भारी पड़ी है। लंबे अरसे बाद यहाँ पर कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। 10 साल बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। पिछले 10 साल में जिस तरह का पोलराइजेशन इस सीट पर देखने को मिला था, वो पोलराइजेशन पर अब बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली और यहाँ पर मेव, किसान जातियाँ और दलित वोटों की जो एकजुटता जिस तरह सामने आई, उससे कांग्रेस को एक बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब एक बीजेपी का जो जी बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने कही, बहुत से मायने इस वक्त निकाले जाएंगे क्योंकि कांग्रेस ने ये जीत हासिल कर अगले चुनाव के लिए एक रास्ता अपने लिए हमवार किया है, रास्ता साफ किया। गोवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर हम इस वक्त लेंगे। दिल्ली में मदरसा टीचरों ने शास्त्री भवन के सामने एहतजाज किया है। जी हाँ, इन मदरसा टीचर्स को 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, तो एहतजाज कर रहे हैं मदरसा टीचर, और जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान भी है। और मदरसा टीचरों का कहना है कि तनख्वाह नहीं मिलने से इनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। कल इन लोगों ने जंतर मंतर पर भी एहतजाज किया था। तो दिल्ली मदरसा टीचर हैं, शास्त्री भवन के सामने इनका एहतजाज। 3 साल से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भूखों मरने की नौबत आ गई है, काफ़ी परेशान हुई है। इसी चीज़ को लेकर जंतर मंतर पर भी कल एहतजाज किया गया था। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के तहत काम करने वाले मदरसा टीचरों की सैलरी न देने के मामले को लेकर आज मदरसा टीचर शास्त्री भवन पर अपना विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। ये कल इन लोगों ने जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। आज यहां पर ये लोग यही नारे लगा रहे हैं कि हमें हमारी सैलरी दी जाए। ये शास्त्री भवन है जहां से एंट्री होती है, जहां से सारे मंत्री, सारे अधिकारी अंदर जाते हैं। ये वो गेट है इसी गेट के ऊपर ये सारे जो मदरसा टीचर हैं ये यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। हालांकि अचानक आए हैं ये लोग प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ये नारे लगा रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर, शीला रेड्डी जो है वो इनको जो है वेतन दिया जाए, इनकी तनख्वाह दी जाए। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? कल आप लोगों ने वहाँ जंतर मंतर पर भी जो एहतजाज किया था। 3 साल हो गए हमारे मदरसा टीचरों को वेतन नहीं मिला है। HRD में बैठे हुए जो आला अधिकारी हैं वो हम लोगों को दौड़ा रहे हैं, सड़कों पे बैठाए हुए हैं। बताइए, हम लोगों को काम स्टूडेंट को पढ़ाना है कि हम लोग रोड पर बैठ करके भूखमरी में हम अपने टीचरों को कोई किसी का बच्चा इलाज के बिना मर चुका है, टीचर कई आत्महत्या कर चुके हैं। ये HRD में जो बैठे हुए हैं ऐसी में अधिकारी है, ये हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। हमारे 3 साल का वेतन बाकी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे। ये अधिकारी डेली टरका रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन नहीं दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम लखीमपुर खीरी से आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खां है। हम लोगों के परिवार इतने परेशानी में है कि एक टाइम का खाना बनता है, एक टाइम का नहीं बनता है। स्कूल भी जाते हैं तो अब हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भी भविष्य खतरे में है और एक एक पैसे के परेशान है। दिल्ली आए हैं, कैसे कैसे कई लोगों से कर्ज मांगा है तो थोड़ा बहुत पैसा मिला। यहाँ आए हैं, रात में हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, ठंडक में ठुकरे हैं, वहीं रात में रुके हुए हैं, लेकिन ये लोग पैसा ही देना नहीं चाह रहे हैं। HRD क्यों आना पड़ा? जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था। जी कल हमारा वहाँ पर धरना प्रदर्शन था, वहाँ पर हम लोग काफ़ी संख्या में थे, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 34 माह से हमें वेतन नहीं दिया गया है और हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसके बाद अगर हमें वेतन नहीं दिया गया, हम बहुत परेशान हैं। हम लोग कर्ज से डूबे हुए हैं, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। का यही कहना है कि अगर उनको वेतन नहीं दिया गया, उनकी सैलरी नहीं दी गई तो उनके बच्चे भूख से मर जाएंगे।
कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हिंद पाक सिफारती ताल्लुकात में खींचतान को लेकर हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को इस्लामाबाद ने तलब किया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने बिसारिया को तलब किया। बीती रात नई दिल्ली ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को तलब किया था और पाकिस्तान के तर्ज अमल पर वज़ारत ख़ारजा ने एहतजाज दर्ज कराया था। बड़ी खबर, हिंद पाक के बीच सिफारती खींचतान चल रही है। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को इस्लामाबाद ने तलब किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने बिसारिया को तलब किया है। बीती रात नई दिल्ली ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को तलब किया था। पाकिस्तान के तर्ज अमल पर वज़ारत ख़ारजा ने एहतजाज दर्ज कराया था। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से खींचतान चल रही है, सिफारती ताल्लुकात को लेकर एक दूसरे को तलब किया गया है, इधर हिंदुस्तान में उधर पाकिस्तान में, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये टिट फॉर टैट काइंड ऑफ जो रवैया है पाकिस्तान का, जिसके चलते इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को तलब किया गया है कमीशन में। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि किस मुद्दे को लेकर तलब किया गया है, लेकिन कल जिस तरह से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब किया गया वो भी रात को 10:30 बजे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड मूव है और इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि देर रात को इस तरह से समन किया जाए, जो कि ऑफिस आवर्स के बाद का ये वक्त था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बाकायदा कश्मीरी सेपरेटिस्ट को फोन करके कुछ मुद्दों बातचीत की है और लगातार भारत सरकार कहती रही है कि इनका कोई स्टेक नहीं है और थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं की जानी चाहिए, बावजूद इसके कि खुद विदेश मंत्री फोन करते हैं कश्मीरी सेपरेटिस्ट को और उसके बाद बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया जाता है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। तो ऐसे में भारत को इस बात को लेकर नाराजगी थी, उसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को कल तलब किया गया था, कन्वे किया गया था इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कल रात के उस कदम के बाद पाकिस्तान इसको जवाबी तौर पर उन्होंने कार्रवाई की है और इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को उन्होंने तलब किया है। हालांकि आपको बताना ये भी चाहूंगा कि तलब क्यों किया ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी है उनका जो बयान है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इसका असर करतारपुर कॉरिडोर पर नहीं पड़ेगा। जी, जिस तरह से सेपरेटिस्ट को फ़ोन करना पाकिस्तान का, एक तरफ हर किसी ना किसी दिन खिलाफ वर्जी करना बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, एक तरह से जिस तरह से फ़ोन किया गया इसका रद्दमल सरकार ने तो यहाँ से दिया, नाराज़गी जताई है, तो क्या पाकिस्तान एक नया खेल खेलने की फिर एक कोशिश कर रहा है, इस तरह के फ़ोन करके इस तरह का क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब से नई सरकार पाकिस्तान में आई है तब से लगातार जो विदेश मंत्री उनके हैं शाह महमूद कुरैशी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। कभी वो करतारपुर कॉरिडोर पर कहते हैं कि ये उनका बाउंसर था इमरान खान का, जिसमें भारत फंस चुका है और इस तरह के बयान उनके आते रहते हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है वो यूके जाने वाले हैं, जहां पर वो कश्मीर मार्च में शामिल होंगे, यानी कि कश्मीर को लेकर वो यूके में जो होने वाला मार्च है उस पर भी वो शामिल होने वाले। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, वो सरकार बदलने के बावजूद इसमें कोई कमी नहीं आई है और लगातार इमरान खान सरकार के जो ये मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ भारत ने कल शाम को जब विदेश जो हाई कमिश्नर को जो तलब किया तो उनसे यही बात कही गई थी कि ये डुअल स्टैंडर्ड्स है पाकिस्तान के। एक तरफ वो चाहता है कि वो भारत के साथ संबंध बेहतर करे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की हरकतों से ये सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान वाकई में जो रिश्ते हैं उनको बेहतर करना चाहता है नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बावजूद इसकी करतारपुर कॉरिडोर को लेकर दोनों देश हरकत कर रहे हैं, बातचीत का सिलसिला इसमें शुरू हो सकता है जल्द ही, लेकिन जो पुराने मुद्दे हैं उसको पाकिस्तान लगातार उठा रहा है और इसको लेकर फिर से एक बार यूके में यानी कि आने वाले दिनों में लंदन में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान विदेश मंत्री शामिल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जिस तरह से आपने जानकारी दी। पाकिस्तान में भले ही सरकार बदल गई हो लेकिन सरकारी रवैया नहीं बदला है। हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात की बार बार बात कहता है, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान ने जो शराइत रखी, जो बातचीत रखी, जो पहले कदम उठाए गए हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपनी हरकतें बरकरार रखा हुआ है। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल